कहानी का ये 14वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। मुंबई में रास्ता खुलने के बाद अरुण और सोलोनी निकल आए थे, लेकिन दोनों ही बदल गए थे। गुजरी रात के बाद दोनों ही एक दूसरे से बात करने में कतरा रहे थे। पूरा रास्ता दोनों ने खामोशी से तय किया और दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। अरुण खुद को दोष दे रहा था और सलोनी खुद से सवाल कर रही थी कि अभिजीत के दिल में होते हुए वो कैसे अरुण के साथ एक रात में बह गई। सार्थक और मालती जी ने दोनों को देखकर सुकून की सांस ली। सार्थक अरुण को धन्यवाद दे रहा था और मालती जी सलोनी को सुरक्षित देखकर बार बार ईश्वर का धन्यवाद दे रही थी। तभी आवाज सुनकर अभिजीत घर से बाहर निकला तो सलोनी और अरुण दोनों ने उसे देखा। सलोनी उसकी ओर नहीं देख सकी, जाने क्यों वो खुद को उसका गुनहगार मान रही थी, जिसके दिल में उसके लिए कुछ था ही नहीं। अभिजीत मुस्कुराकर उसके पास आकर बोला, ठीक है तुम। सलोनी ने धीरे से सिर हिलाया। अरुण दोनों को देख रहा था। आज अभिजीत उसे कुछ अलग लग रहा था। हमेशा सलोनी से ठना रहने वाला अभिजीत उससे अच्छे से बात कर रहा था। अभिजीत ने अब की बार अरुण की ओर देखा और बोला, सलोनी का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। अचानक से अरुण को एक सदमा सा लगा। उनके बीच कभी इस तरह की बात नहीं हुई थी, बल्कि अरुण हमेशा उससे चिढ़ता था और अभिजीत उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, न किसी से दोस्ती और दुश्मनी। वो तो जमाने से पाल रखी थी उसने। तो क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? अरुण ने उस पर सरसरी निगाह डालते हुए पूछा तो अभिजीत हंसते हुए बोला, अब सलोनी का दोस्त है तो बनाकर रखनी पड़ेगी। उसकी बातें अरुण के गले नहीं उतर रही थी। साथ ही सलोनी भी अभिजीत को अजीब सी निगाहों से देख रही थी। सच अरुण, तू नहीं होता तो क्या जवाब देता मैं अभिजीत और काके को? सार्थक ने भी कहा तो अरुण और सलोनी दोनों को कुछ गलत होने का शक हुआ। मतलब? अरुण की आवाज और लहजा धीमा पड़ने लगा और डर से दिल कांपने लगा। उनकी अमानत झूठे नहीं है। सार्थक के बोलते ही सलोनी और अरुण को झटका सा लगा। दोनों की नजर एक दूसरे पर गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कमी इतनी ही थी कि मालती जी बोल पड़ी, लेकिन अब नहीं। अब मैं सलोनी को जल्दी से अपने घर लाना चाहती हूँ। मेरी अमानत अब मुझे जल्दी से सौंप दे सार्थक। क्यों नहीं काकी? जो तुम्हारा है उसे मैं तुम्हें क्या दूंगा? बस दिन बोलो। सार्थक ने भी खुशी खुशी कहा तो मालती जी बोली, आज इस सगाई की तारीख निकालते हैं। सलोनी ने झटके से मालती जी की ओर देखा तो वो खुशी से उसका माथा चूमने लगी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हुआ तो उसने अभिजीत की ओर देखा, जो दरवाजे पर खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके अरुण की ओर देखा, जिसकी आंखों में नमी आने लगी थी। मैं चलता हूँ, बोलते हुए अरुण ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरे चला गया? सार्थक उसके अचानक जाने से हैरान रह गया, लेकिन सलोनी का दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसके प्यार अभिजीत ने उसे अपनाने के लिए हामी भर दी थी और वो खुद को किसी और को सौंप आई थी। अचानक से उसे लगा कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो वो भरे गले से बोली, मैं आती हूँ। बिना रुके वो सीधे घर में भाग गई तो मालती जी मुस्कुराकर बोली, शर्मा गई। सब लोग मुस्कुरा रहे थे और दो जोड़ी आंखें बरस रही थी, एक सलोनी की और एक अरुण की। घर के अंदर आकर सलोनी अकेले में कितनी ही देर तक रोती रही पता नहीं, लेकिन बस उसकी आंखों के आगे उसकी और अरुण की नजदीकियां आ रही थी और रोते रोते जाने कब उसकी आंख लग गई उसे मालूम नहीं चला। कुछ देर के बाद सार्थक वहां आया तो उसे सोते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बस अब हमेशा के लिए तेरी जिंदगी में खुशियां आ जाए। सार्थक बाहर निकला तो अभिजीत भी घर से बाहर निकल रहा था। सार्थक उसे देखकर बोला, कहीं जा रहा है? नहीं, सलोनी से ही बात करने आ रहा था। अभिजीत ने मुस्कुराकर कहा तो सार्थक बोला, सो रही है? ओह, फिर मैं बाद में। अभिजीत ने कहा ही था तो सार्थक बोला, शायद रात में ठीक से नींद नहीं हुई होगी इसलिए जमीन पर ही सो गई है। मुझे जरा काम है तो बाहर जा रहा हूँ, तो उसे बिस्तर पर सुलाकर कुंडी लगा देना। अभिजीत ने हामी में सिर हिलाया और सलोनी के घर की ओर बढ़ गया। सलोनी वास्तव में जमीन पर ही सो गई थी। उसे ऐसे देखकर अभिजीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, अभी तक बच्ची ही है पूरी।
उसने सलोनी को उठाया और बिस्तर पर लिटाने लगा कि सलोनी को रात का एहसास होने लगा। किसी की नजदीकी से वो एक बार फिर से बेचैन होने लगी, लेकिन ये एहसास रात से अलग था। उसने घबराकर अभिजीत को तेजी से धक्का मारा और हाँफते हुए आंखें खोल ली। अभिजीत, जो कुछ कदम पीछे हो गया था, वो हैरानी से उसे देखने लगा। तुम तुम कब आए? और सार्थक भाई कहाँ है? सलोनी ने उसे देखकर हैरानी से पूछा और इधर उधर देखने लगी। इतना क्या घबरा रही है? पहले तो खुद मेरे आगे पीछे घूमने के बहाने ढूंढती थी, और अब कहीं कोई पसंद तो नहीं आ गया? अभिजीत ने हंसते हुए एक कुर्सी खींचते हुए उस पर बैठते हुए कहा। सलोनी झट से उठते हुए बोली, सार्थक भाई कहाँ है? काम से बाहर गया है। अभिजीत ने उसे गौर से देखते हुए कहा तो सलोनी बोली, कुछ काम था? अभिजीत कुछ पल उसे गौर से देखता रहा और फिर बोला, तेरी तबीयत ठीक है? उसकी बात सुनकर सलोनी ने हैरानी से उसे देखा और फिर दुपट्टे से अपना माथा पोंछते हुए कहा, हाँ क्यों? आज अजीब सा व्यवहार कर रही है। अभिजीत ने कहा तो सलोनी उसे देखते हुए बोली, अजीब व्यवहार तो तुम कर रहे हो। मैंने क्या किया? अभिजीत ने पूछा तो सलोनी बोली, तुम तो शादी से इनकार कर चुके थे ना? किया नहीं था, सिर्फ तुझसे कहा था, तुझे चिढ़ाने के लिए। तुम चाहते क्या हो अभिजीत? आखिर सलोनी ने परेशान होकर पूछा तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला, तूने शादी की बात कर करके मेरा इतना दिमाग खा लिया था कि। लेकिन पिछली बार तो तुमने। सलोनी बोलते बोलते रुक गई तो अभिजीत उसे देखते हुए बोला, तब बात और थी, मुझे शादी ही नहीं करनी थी। और अब? सलोनी ने पूछा तो वो बोला, माँ को भी एक बहू चाहिए और मुझे भी अब लगता है कि जिंदगी में किसी को तो लाना ही है। ऐसे में माँ का तुझसे बेहतर ख्याल भी कोई नहीं रख सकता। काकी का ख्याल मैं ऐसे भी रख लूंगी, उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। सलोनी ने उसकी बात सुनकर कहा तो अभिजीत बोला, अब जो मेरे लाख डांटने और गुस्सा झेलने के बाद भी मेरे लिए दीवानी रहे, ऐसी लड़की मुझे और कहाँ मिलेगी? मतलब? सलोनी ने पूछा तो अभिजीत बोला, जब शादी करनी ही है तो हर पहलू से मुझे तुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं लगा। और फिर तूने ही कहा था कि तू मेरा इंतजार करेगी सारी जिंदगी। उसकी बात सुनते ही सलोनी को वो दिन याद आ गया और उसकी धड़कनें तेजी से चलने लगी। तब उसे ये कहाँ पता था कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी में क्या तूफान ले आएगा। पर अभिजीत, सलोनी ने कहा तो अभिजीत ने पूछा, इरादा बदल गया क्या? सलोनी उसे देखने लगी। एक वक्त था जब वो उसकी दीवानी थी, आज भी होती अगर कल रात अरुण और उसके दरमियान इतनी नजदीकी नहीं आई होती। आज उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भी फैसला अभिजीत और अरुण दोनों के साथ ही नाइंसाफी है। वो कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज हुई और अभिजीत और सलोनी दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। वहां अरुण खड़ा था। उसे देखकर सलोनी को लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अरुण उसे और अभिजीत को देखकर कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, ये तेरा पर्स गाड़ी में रह गया था। अरुण, सलोनी ने उसे देखकर कहा तो वो बोला, चलता हूँ। अभिजीत दोनों को देखता रहा, लेकिन अरुण उसका पर्स वहीं पास में ही रखकर बिना रुके चला गया और सलोनी की आंखों में अपार दर्द उतर आया। तू ठीक है? सलोनी को देखकर अभिजीत ने पूछा तो सलोनी ने तेजी से हामी में सिर हिलाया और अपने आंसुओं को रोकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। अभिजीत भी चुपचाप बाहर आ गया, लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सी उथल पुथल ने जन्म ले लिया था। उधर जयपुर में विराट के जाने के बाद सिया ने काफी देर रोने के बाद अपने आप को संभाल लिया और अपने लिए मुंबई जाने के लिए सुबह की पहली फ्लाइट में टिकट बुक कर लिया और अंदर आकर सरिता जी और कैलाश जी से कहा कि उसकी मुंबई में अर्जेंट मीटिंग है और उसे सुबह ही मुंबई जाना है। अपने कमरे में सिया फटाफट से अपना बैग भरने में लगी हुई थी। शनाया उसे एकटक देख रही थी। कुछ ही देर में सरिता जी गर्म दूध के 2 गिलास कमरे में ले आई और सिया को देखते हुए बोली, अचानक से क्या तेरी अर्जेंट मीटिंग आ गई, वो भी मुंबई में? अर्जेंट काम अचानक से ही आता है माँ, बताकर नहीं। सिया का पूरा ध्यान अपने बैग में था। पहले अचानक से इतनी रात को विराट आया, वो गया नहीं कि तेरी अर्जेंट मीटिंग आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक साथ? सरिता जी बोलते बोलते रुक गई तो सिया उन्हें देखते हुए बोली, एक साथ काम होता तो बताकर जाते ना माँ। वैसे भी अब तो शादी भी पक्की हो चुकी है। शनाया को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई।
जबकि सरिता जी कुटते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी एक अकेली तेरे की ही हो रही है दुनिया में। दिन में 25 बार जब तक ये बात ना बोल ले तेरा पेट ही नहीं भरता। और तुम भी जब तक 25 बार ये बात सुन ना लो तब तक तुम्हें भी चैन कहाँ मिलता है माँ। अभी भी विराट की बात कौन बीच में लाया? सिया ने पूछा तो सरिता जी बस गुस्से से उसे खोने लगी। शनाया एक बार फिर दोनों की नोक झोंक देख कर मुस्कुराने लगी। एक काम कर, तू ये बैग उठा और मीटिंग के बाद सीधे विराट के घर ही निकल जा। यहाँ आने की जरूरत नहीं है अब। सरिता जी ने उसकी ढिठाई देखते हुए कहा तो सिया बोली, तुम्हारी ये इच्छा भी जल्दी ही पूरी होने वाली है। क्या मतलब? सरिता जी ने पूछा तो सिया बोली, जितनी जल्दी यशवंत जी को मुझे अपनी बहू बनाने की है उतनी तो मुझे और विराट को भी शादी की नहीं। क्या पता सीधे बाराती ले आए किसी दिन। उसके मन में उथल पुथल मची थी, लेकिन सरिता जी जैसी पार की नजरों में वो फिलहाल कुछ भी पता नहीं चलने देना चाहती थी। ससुर का नाम लेती है बेशरम। सरिता जी ने गुस्से से कहा तो सिया बोली, तो उनका नाम ही वही है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, इस हिसाब से तेरे बाबू को भी कल से उनके नाम से पुकारना। सरिता जी बिफरते हुए बोली तो सिया बोली, कैलाश जी से पूछ लो, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। ठहर जा तू ना। सरिता जी पास पड़ा एक डंडा उठाते हुए बोली तो शनाया जोर से हंस पड़ी। इतनी जोर से कि उसकी आवाज से दोनों उसकी ओर देखने को विवश हो गए। उसकी मुस्कान एकदम निश्चल बच्चे की भांति थी जो ना जाने कितने वक्त के बाद इस तरह खुलकर उसके होंठों पर सजी थी। ऐसे ही हंसती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। सिया ने उसे देखते हुए कहा तो शनाया को एहसास हुआ और वो तुरंत ही खामोश हो गई। इतनी देर में एक ही बात सही कही है सिया ने कि तुम सच में मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। हंसती रहा करो बेटा। सरिता जी ने कहा तो शनाया बस मुस्कुरा दी। तुम चाहो तो कल भी यहाँ रुक सकती हो। मैंने परसों तक की परमिशन ली है, बाकी मैं भी कोशिश करूंगी कि कल रात तक लौट आऊं। सिया के बोलने पर शनाया झिझकते हुए बोली, अरे नहीं, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारा काम जरूरी है, मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मतलब? अरे ये जा रही है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मेरे साथ मार्केट चलना कल तुम। तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी साथ मिल जाएगा। सरिता जी ने कहा तो शनाया हैरानी से बोली, मेरा साथ? और क्या, सिया की तो शादी की जाने कब तारीख निकल जाए। ऐसे में अच्छा ही है ना, तुम आती जाती रहोगी तो मुझे घर खाली नहीं लगेगा। सरिता जी ने कहा तो शनाया सोचने लगी कि उसे भी कोई अपने साथ रखना चाहता होगा। क्यों नहीं, जैसे गई तो आऊंगी ही नहीं ना वापस। सिया बीच में ही माहौल हल्का करते हुए बोली तो सरिता जी बोली, तो जितनी जल्दी जाए मेरी टेंशन उतनी जल्दी कम होगी। अभी टेंशन बोल रही है, देखना जब विदाई होगी तो सबसे ज्यादा तुम ही रोगी। सिया ने लाड से उनके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा तो सरिता जी के भी ये सोच कर मन भर आया, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, कोई नहीं रहूंगी। शनाया रहेगी ना मेरे पास? क्यों शनाया? शनाया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया तो सिया बोली, हमेशा थोड़ी ना रहेगी, वो भी शादी करके एक न एक दिन जाएगी ही। ये सुनकर शनाया को झटका सा लगा। शादी और उसकी, ये तो शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कौन करेगा उससे शादी? कौन शामिल करना चाहेगा ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में? प्यार मोहब्बत के छोटे वादे के बाद अब तो वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई अच्छा इंसान उसे इन हालातों में अपनाएगा भी। क्यों नहीं, उसे भी एक दिन विराट जैसा ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का मिलेगा। सरिता जी ने प्यार से उसके भी सिर पर हाथ फेर दिया। विराट जैसा? ये सुनकर सिया के दिमाग में सबसे पहले अभिजीत का ख्याल आया और फिर अभिजीत की शनाया के प्रति परवाह जाने की वह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ तुम दोनों को? सरिता जी ने पूछा तो शनाया और सिया अपनी अपनी सोच से बाहर आए और मुस्कुराकर दोनों ने नाम में सिर हिला दिया। अगले दिन मुंबई में वेदांत लगातार सिया से बात कर रहा था। वेदांत बोला, कितनी देर में है आपकी फ्लाइट? बस बोर्ड कर रही हूँ, सिया ने कहा। यहाँ भाई पूरी तरह से तैयार हैं, मुझे नहीं लगता मैं उन्हें ज्यादा देर तक रोक पाऊंगा। वेदांत ने कहा तो सिया बोली, मुझे डराओ मत, पहुंच रही हूँ। आऊंगी शायद तब तक उसे सच्चाई मालूम भी चल जाए, लेकिन उसके बाद उसे मेरी जरूरत पड़ेगी ही। मैं भी चाहती हूँ कि आखिरी बार उसे अपनी बात समझा दूं, वरना शायद नफरत में मेरी कभी शक्ल भी नहीं देखेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आई एम श्योर भाई समझेंगे। वेदांत भी उसे उम्मीद दे रहा था।
ध्यान रखना उसका, सिया ने कहा और फोन काट दिया। वेदांत मुस्कुराकर खुद से बोला, सच में आपको इनसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की नहीं मिलेगी भाई। बस आज मामला समझ जा। वेदांत, उतने में विराट ने उसे पीछे से आवाज दी। हाँ भाई, वेदांत ने मुड़ते हुए जवाब दिया। और कितनी देर लगाओगे? आज तो तुम हद कर रहे हो, तुम्हें साथ में लाना ही नहीं चाहिए था। सुबह से वेदांत जाने कितने बहाने लगाकर ऑलरेडी 2 घंटे लगा चुका था। बस भाई, हो गया, वेदांत ने कहा तो विराट उसे देखकर बोला, अब भी कुछ बाकी है तो तुम यही होटल रूम में रुको, मैं अकेला होकर आता हूँ। नहीं, मैं साथ चलूंगा, वेदांत ने जल्दी से कहा और वो विराट के पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर के बाद दोनों कैब से एक घर के सामने आ खड़े हुए थे। भाई, आपको पक्का मालूम है कि ये सिमरन का घर है? वेदांत ने शक से पूछा तो विराट बोला, हाँ बताया तो यही था पिछली बार उसने। विराट आगे बढ़ने को हुआ कि वेदांत फिर से उसे पकड़ते हुए बोला, भाई यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, दरवाजे पर कौन बैठता है? तुम। विराट ने उसकी बेवकूफ़ी भरे सवाल पर उसे घूरते हुए कहा तो वेदांत चौंक गया। लेकिन भाई, वेदांत फिर कोई बहाना लगाता उससे पहले ही विराट बोला, चुपचाप चलना हो तो चलो, वरना मुझे मेरा काम करने दो। कीजिए ना कीजिए, मैंने कहाँ रोका है आपको? वेदांत ने कहा और मन महसूस कर आगे पीछे देखते हुए उसके साथ चलने लगा। घर के दरवाजे तक पहुंचकर जैसे ही विराट ने दरवाजे की घंटी को हाथ लगाया, उतने में पीछे से आवाज आई, विराट। विराट ने चौंक कर पीछे देखा तो सिमरन हाँफते हुए खड़ी थी। सिमरन, विराट को उसे देखकर थोड़ी तसल्ली मिली और आश्चर्य भी हुआ। तुम यहाँ बाहर? विराट उससे कुछ कहता उससे पहले ही वो उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, चलो यहाँ से। व्हाट? विराट चौंक गया और वह कुछ कहता उससे पहले नकली सिमरन उसे खींचते हुए वहां से ले गई। वेदांत बस हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए बोला, संभाल लेना। क्या कर रही हो? इस हालत में इतनी तेजी से भागना, पागल हो क्या? विराट उसे फिक्र से देखते हुए बोला, लेकिन वो रुकी तभी जब सड़क के पार आ गई। कुछ नहीं होगा, वो जल्दी से बोली तो विराट उसे गौर से देखने लगा। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ इस वक्त हूँ? विराट उसे हैरानी से देखने लगा तो वो बोली, ये तो तुम्हें बताना चाहिए ना, अचानक से यहाँ आ दम गए। लड़की गुस्से में थी जबकि विराट उसे हैरानी से देख रहा था। हमेशा प्रेम से बात करने वाली ये लड़की आज इतने गुस्से में थी, तेज दौड़ रही थी। कुछ तो अजीब था, या फिर सब कुछ। पहले बोलता तो तुम हमेशा की तरह मना कर देती, और फिर ज्यादा वक्त भी नहीं है हमारे पास, विराट ने कहा तो लड़की चौंकते हुए बोली, हमारे पास? हाँ, तुम भी जल्दी ही आई में, और फिर मेरी भी शादी मेरे डैड ने तय कर दी है। विराट ने कहा तो लड़की बोली, तो कर लो ना शादी, प्रॉब्लम क्या है? विराट चौंक गया और बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसे करनी चाहिए। वो गुस्से में ही थी। तुम गुस्से में हो? शायद अचानक मुझे यहाँ देखकर। तुम चलो, तुम्हारे घर पर बात करेंगे। विराट ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो लड़की पीछे खिसकते हुए बोली, दूर। विराट चौंक गया और उसे हैरानी से देखते रह गया। तुम्हें क्या हो गया सिमरन? विराट ने पूछा तो लड़की गुस्से में बोली, अरे नहीं हूं मैं तुम्हारी सिमरन यार, नहीं हूं मैं सिमरन, ना ही मैं कोई प्रेग्नेंट हूँ। उसकी बात सुनकर विराट स्तब्ध सा रह गया और आश्चर्य से उसे देखने लगा। ये पीछे भी मेरा घर नहीं है, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी बोल दिया था, लड़की हाँफते हुए बोली तो विराट सदमे से उसे देखता रह गया। कुछ देर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो क्या सुन रहा है। लड़की ने भी उसे देखा तो कुछ सामान्य होते हुए उसने गहरी सांस ली और बोली, देखो विराट, ना मैं सिमरन हूँ और ना ही प्रेग्नेंट, मैंने ये सब बस सिया के कहने पर किया था। डॉक्टर सिया? विराट ने आश्चर्य से पूछा तो लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पर यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी हमें देख सकता है। विराट तो बेसुध सा हो गया। उसे लग रहा था शायद ये कोई मजाक है, लेकिन वेदांत ने जैसे ही कहा, चलिए भाई, तो उसे होश आया कि ना ये कोई मजाक है और ना ही कोई सपना। वो दोनों चुपचाप चलते चले गए। उनके चलते ही उनके पीछे एक कार भी चलने लगी। कुछ देर के बाद वो तीनों एक कैफे में एक टेबल के इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठे थे। वेदांत और विराट खामोश थे और लड़की अपने आप को संयत कर रही थी। कुछ देर के बाद वो गहरी सांस लेकर बोली, देखो विराट,
मेरा नाम सिमरन नहीं भारती है, मैं सिया की दोस्त हूँ। तुम्हें फोन करने वाली मैं नहीं, सिया थी। यह सुनते ही विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कांपते होठों से बोला, सिया। हाँ सिया, उसने कहा और गहरी सांस लेकर फिर बोली, शायद उस दिन तुम सुसाइड करने का ठान चुके थे और उसने तुम्हें बचाने के लिए ये तरकीब लगाई जो काफी हद तक काम भी कर गई। विराट को वो दिन याद आने लगा कि वास्तव में सिमरन के अचानक फोन आने के बाद से उसके दिमाग में सिमरन और उसके ख्याल चलने लगे बजाय खुदकुशी के। और विराट ने कांपती आवाज में पूछा तो वो बोली, ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना ही कि तुम्हारी इस सिमरन और उसके फोन कॉल में जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने भी उसकी मदद कर दी। मतलब सिमरन कोई भी नहीं है? विराट ने सदमे सी हालत में पूछा तो वो बोली, हाँ, सिमरन सिर्फ एक गढ़ा हुआ किरदार है। असल जिंदगी में ना कोई सिमरन है और ना ही वो प्रेग्नेंट है। विराट ठगा सा कुछ देर उसे देखता रह गया और उसकी जुबान जैसे जम गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से उसे क्या हो गया। उसकी जिंदगी का अचानक से लक्ष्य, उद्देश्य सब खत्म सा हो गया। किसी ने उसके साथ इतना भद्दा मजाक किया जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। सबसे जरूरी बात, वो सिमरन से जुड़ चुका था पूरी तरह से। दिल से ये बात कैसे माने कि जिसके साथ उसने भविष्य की सब योजनाएं बना ली थी, उसके बच्चे को किस तरह प्यार और परवरिश देना है ये तक वो सोच चुका था, अचानक से सब टूट गया। सिमरन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। विराट, भारती ने जैसे ही बोलना चाहा तो विराट ने अपना एक हाथ ऊपर उठा दिया। उसकी आंखें लाल थी, गुस्से से, दर्द से, जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। जितना जानना था जान लिया। बोलते हुए विराट अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। विराट, एक बार सिया की बात जरूर सुन लेना, भारती ने कहा तो विराट व्यंग से मुस्कुराकर बोला, जिसने मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया उसकी सफाई सुनना जरूरी नहीं है। भाई, वेदांत ने कहा तो विराट ने उसे देखते हुए पूछा, तुम भी इन सब में शामिल थे? वेदांत कुछ बोल ही नहीं पाया। वो अपने भाई की नजरों में गलत साबित हो चुका था और अब उसकी सफाई में कहने के लिए कुछ हिम्मत ही नहीं थी। दरअसल भाई, उसने कुछ कहना चाहा तो विराट उसे देखते हुए बोला, हाँ या ना। वेदांत ने उसे देखते हुए सिर झुका लिया। विराट को जिंदगी में शायद इतनी तकलीफ पहले कभी नहीं हुई थी जितनी आज हुई। वो वहां से जाने लगा तो वेदांत उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, भाई। विराट बोला, अभी नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो वेदांत। विराट ने कहा तो वेदांत की आंखें नम हो गई और उसके कदम थम गए। विराट सदमे की हालत में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कहाँ जाना था और कहाँ जा रहा था कोई होश नहीं। बस ये तकलीफ कैसे भी उसे बर्दाश्त करनी थी। वेदांत मुड़ा तो भारती बोली, उसे वक्त तो सिया आ जाएगी तो वो उसे समझा लेगी। पक्का ना? वेदांत भी आज टूट रहा था। सिया पर भरोसा करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। भारती ने कहा तो वेदांत ने सिर हिला दिया। मैं आता हूँ। बोलते हुए वेदांत वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वो अपने आंसुओं को किसी के सामने दिखाना नहीं चाहता था। भारती वहीं खड़ी थी, उसकी हालत समझ रही थी। अभी वेदांत वॉशरूम में गया ही था कि अचानक से तेज आवाज के साथ भारती ने मुड़कर पीछे देखा तो सड़क पर विराट खून से लथपथ पड़ा हुआ था और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे निकल गई। विराट! वो तेजी से चिल्लाई और सड़क की ओर भागी, जबकि वेदांत वॉशरूम के अंदर जाने के कारण कुछ सुन नहीं सका। दूसरी ओर गाड़ी में आदमी कान पर फोन सटाए बोला, सर, काम हो गया। संजीव चतुर्वेदी के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान छा गई। विराट, ओह माय गॉड! भारती ने उसकी हालत देखी तो जोर से चिल्लाई, वेदांत, वेदांत। लेकिन वेदांत को अंदर कहाँ कुछ सुनाई आने वाला था। प्लीज हेल्प! वो तेजी से चिल्लाई तो वहीं से गुजर रहे कुछ लोगों ने झुंड बना लिया, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। अरे वो मर जाएगा, प्लीज हेल्प, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। भारती रोश में चिल्लाई तो एक आदमी उसकी आवाज सुनकर भीड़ में घुस आया और बोला, शिट! उसने तेजी से कदम भारती की ओर बढ़ाए और विराट को देखते हुए बोला, क्या हुआ इन्हें? दिखाई नहीं दे रहा, एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज हॉस्पिटल चलने में मदद कीजिए। हाँ, एक मिनट।
ये बोलते हुए उसने एक टैक्सी रोकी और जैसे ही विराट की ओर कदम बढ़ाए, उसे देखते ही वो चौंकते हुए बोला, अभिजीत। लड़की उसे देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, प्लीज हेल्प। लड़का होश में आया और बोला, हाँ हाँ, और उसने विराट को सहारा देकर टैक्सी में बैठा दिया। लड़की भी दूसरी साइड से आकर बैठ गई। उतने में आदमी का फोन बजा, जिस पर अभिजीत कॉलिंग लिखा था। वो हैरानी से कभी अपने फोन को तो कभी विराट को देखता। उतने में ही वेदांत भी वॉशरूम से बाहर आया और भीड़ देखकर उसके दिल में अंदर तक डर की लहर दौड़ पड़ी। वो तेजी से दौड़ते हुए वहां आया तो भारती को गाड़ी में देखकर वो बोला, भाई। भारती ने रोते हुए इशारा किया जहां विराट का खून से लथपथ सिर उसकी गोद में था। वेदांत की तो हालत खराब हो गई विराट को ऐसे देखकर। वेदांत, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। भारती ने घबराते हुए कहा तो वेदांत बेफुर्ती से गाड़ी में बैठ गया। डरते हुए आदमी ने फोन उठाया। वो आदमी और कोई नहीं, अभिजीत का साथी हितेश था, जो उधर से गुजर रहा था और भीड़ देख कर आ गया था। रिपोर्टर चुटेरा। सामने से अभिजीत की आवाज आई, कहाँ है तू? कभी टाइम पर नहीं फोन उठाता हितेश तू। अभिजीत, हितेश ने घबराते हुए कहा तो अभिजीत भी थोड़ा चौंक गया और बोला, क्या हुआ? हितेश ने पूछा, तू ठीक है? उसके इस तरह पूछने पर अभिजीत बोला, मुझे क्या होना है? उसके लहजे से साफ था कि अभिजीत बिल्कुल सुरक्षित है। तो हितेश विराट को देखते हुए बोला, फिर ये कौन है? क्या? अभिजीत बुरी तरह चौंक गया और हितेश ने उसे बस जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आने के लिए बोल दिया। वो लोग विराट को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो वेदांत ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और बुरी तरह से घबराते हुए बाहर बैठ गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भारती भी पूरी तरह घबराई हुई थी और खुद को दोष दे रही थी। सिया का फोन फ्लाइट में होने के कारण अब भी नहीं लग रहा था और हितेश, वो बस खामोशी से सब कुछ देखने और समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद वहां अभिजीत दौड़ते हुए आया और हितेश को सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली। तू यहाँ है? ठीक ठाक? घबरा दिया था तूने? अभिजीत बोलते हुए उसकी ओर बढ़ा तो हितेश भी अभिजीत को हैरानी से देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक ही शक्ल के दो इंसान इस वक्त मौजूद हैं। अभिजीत की आवाज से वेदांत और भारती भी चौंक कर उसे देखने लगे। वेदांत उसे दूसरी बार देख रहा था लेकिन यहाँ देखकर हैरान था और भारती, उसे लगा कि विराट ठीक होकर बाहर आ गया है। क्या हुआ? अभिजीत हितेश के पास आया और खुद को इस तरह देखते सब लोगों को देखकर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ लगा है क्या? अभिजीत, वो। हितेश हकलाया लेकिन भारती उठते हुए बोली, तुम। अभिजीत एक कदम पीछे हटकर सबको देखने लगा लेकिन हितेश ने उसे पकड़कर उसका चेहरा आईसीयू की तरफ घुमा दिया जिसमें विराट लेटा हुआ था। अभिजीत कुछ पल उसे देखता रहा क्योंकि माथे पर पट्टी की वजह से ऊपर का चेहरा और ठोड़ी का भाग साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर उसने गौर से देखा तो उसने पाया कि सामने कोई हूबहू उसी के जैसा इंसान है। कुछ पल उसने पलकें झपकाई लेकिन तभी डॉक्टर बाहर निकल आए और बोले, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभिजीत हैरानी से विराट को देखने की कोशिश में लगा था। तभी डॉक्टर ने उसे देखा और बोली, यू आर ट्विंस? अभिजीत ने हैरानी से डॉक्टर को देखा तो वो बोली, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, एक बार टेस्ट करवा लीजिए, आपके ब्रदर को नीड पड़ेगी ऑपरेशन के बाद। डॉक्टर, वो मेरे भाई हैं। वेदांत ने आगे बढ़कर कहा तो डॉक्टर हैरानी से अभिजीत और वेदांत को देखने लगी और बोली, फिर ये कौन है? अभिजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है लेकिन डॉक्टर बोली, एनीवे, आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड सेम हुआ तो आपका ब्लड मिल जाएगा उन्हें। नहीं, हमारा ब्लड ग्रुप अलग है, बचपन से टेस्ट कराया हुआ है। वेदांत ने कहा तो डॉक्टर उसे देखते हुए बोली, ओह, देन अरेंज कीजिए, उनका ब्लड ग्रुप तो पता ही होगा आपको। जी, एबी निगेटिव। वेदांत ने जैसे ही कहा अभिजीत मुड़ते हुए बोला, मेरा है। सब उसे आश्चर्य से देखने लगे लेकिन वो खोया हुआ सा आईसीयू के अंदर पड़ गया। एक मिनट, आप नहीं जा सकते। डॉक्टर ने उसे रोका तो हितेश ने कहा, प्लीज। थोड़ी देर में अभिजीत को गाउन और कैप पहनाकर अंदर जाने की सहमति मिल गई। अभिजीत अंदर विराट के पास जाकर विराट के नक्श देख रहा था। वह हूबहू अपने नक्शे उसमें देख रहा था।
कितनी ही देर वो विराट को देखकर खोया रहा, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहा था। कुछ देर में टाइम खत्म हुआ और उसे बाहर बुला लिया गया। बाहर आने के बाद वो अपने आप में खोया हुआ था, जबकि बाकी सबकी नजरें अभिजीत पर थी। सभी अस्पताल के अलग अलग कोनों में बैठे हुए थे। ना कोई किसी से बात करने की स्थिति में था और ना ही कुछ पूछने की। हालांकि सवाल सबके दिमाग में उपज रहे थे। भारती अभिजीत को देखकर परेशान थी और हितेश विराट को। वेदांत को अभिजीत को दोबारा देखकर फिर से हैरानी और उत्सुकता भर उठी। लेकिन विराट को इस हालत में देखकर उसका दिल कुछ और करने को तैयार नहीं था। और अभिजीत, जब से उसने विराट को देखा था वो लगभग सदमे में आ चुका था। ये अजीब सी हकीकत थी। कभी कभी तो जुड़वा बच्चे भी एक से नहीं दिखते हैं, कोई ना कोई फर्क तो होता ही है। लेकिन विराट और वो बिना किसी रिश्ते, बिना किसी जान पहचान हो वो एक से कैसे दिख सकते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस देखे थे, सुने थे, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि उसकी शक्ल उस इंसान से मिल रही थी जिसे वो देख ही पहली बार रहा था? कुछ देर में डॉक्टर उनके पास आते हुए बोली, क्या हुआ? आप लोग जल्दी बताइए, हम ऑपरेशन में डिले नहीं कर सकते। डॉक्टर, बस 5 मिनट और। आप पूरी तैयारी रखिए, बस 5 मिनट और रुक जाइए। वेदांत ने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, ज्यादा डिले से पेशेंट की हालत को खतरा हो सकता है। वेदांत ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज। उसके चेहरे पर कहते हुए पसीना उभर आया था। घबराहट साफ मालूम चल रही थी। अभिजीत उसे ही गौर से देख रहा था। हक तो कुछ नहीं बनता था उसका, लेकिन दिल तो कर रहा था कि उसे गले से लगाकर संबल दे डाले। कुछ ही देर हुई थी कि सिया बदहवास से भागते हुए वहां आई। उसके बिखरे बाल, सूजी लाल आंखें एक अलग ही कहानी बयान कर रही थी। अभिजीत की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जाने कितना कुछ हो रहा था और कितना कुछ होना और बाकी था। जो कुछ भी हुआ अब तक वो समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं सिया को देखकर तो उसका जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। विराट कहाँ है? सिया बदहवास से वेदांत के पास दौड़ते हुए आई तो वेदांत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। भारती भी उसके पास आ गई। कहाँ है वो? सिया बौखलाई सी तेज आवाज में चिल्लाई तो वेदांत ने उसे आईसीयू की तरफ इशारा कर दिया। सिया के मुंबई पहुंचते ही उसने सबसे पहले वेदांत को पहला फोन किया था। लेकिन वेदांत से विराट के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसने होश ही खो दिए थे। उसे लग रहा था कि विराट को संभालना मुश्किल होने वाला है, लेकिन इस तरह संभालना पड़ेगा ये कभी नहीं सोचा था। आईसीयू में विराट को इस तरह लेटा देखकर उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ना फिर से शुरू हो गया था। कितने कम दिनों में कितनी खास जगह बना ली थी उसने दिल में कि आज लेटा वहां जरूर विराट था, लेकिन प्राण सिया के निकल रहे थे। डॉक्टर फिर से वहां आई ही थी कि वेदांत बोला, डॉक्टर, शी इज हियर, वी वर वेटिंग फॉर हर। डॉक्टर को देखकर सिया ने जल्दी से खुद को संभाला और फिर डॉक्टर से बातचीत करने लगी। डॉक्टर ने उसे विराट की हालत के बारे में समझा दिया और सिया ने भी उनसे पूरा जायजा लेकर उन्हें प्रोसीड करने की अनुमति दे दी, बल्कि उसे साथ रहने की परमिशन भी मिल गई। तभी डॉक्टर नर्स को देखते हुए बोली, इनका ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर के कहने पर सिया की नजर अभिजीत पर पड़ी और वो भी उसे वहां देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ? सिया ने आश्चर्य से पूछा तो वो बोला, यही तो मुझे तुमसे भी पूछना है। विराट मेरा पेशेंट है, सिया ने आहिस्ता से जवाब दिया तो वेदांत बीच में आते हुए बोला, प्लीज पहले भाई का ट्रीटमेंट होने दीजिए, सवालों के जवाब तो बाद में भी मिल जाएंगे। उसकी बात पर दोनों ने हामी भरी और अभिजीत नर्स के साथ चल पड़ा। सिया भी डॉक्टर्स के साथ जाने को ही कि अचानक से वो रुक गई। उसे रुका देखकर डॉक्टर्स ने उसे देखा तो वो बोली, आप लोग प्रोसीड कीजिए, मैं आती हूँ। वो लोग चले गए और सिया अभिजीत और नर्स के पीछे भागी। अभिजीत लेटा हुआ था और नर्स वहीं मौजूद थी। सिया बोली, सिस्टर एक मिनट। नर्स ने उसे देखा तो वो एक नजर अभिजीत को देखकर बाहर आ गई और सिया के पास खड़ी हो गई। एक फेवर चाहिए था, सिया ने कहा तो सिस्टर बोली, क्या? अभिजीत का ब्लड तो मिल ही गया है, मुझे अभिजीत और विराट का डीएनए रिपोर्ट चाहिए। सिया ने कहा तो नर्स घबराकर बोली, लेकिन मैम मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे दोनों की डीएनए रिपोर्ट चाहिए, समझिए ये बहुत जरूरी है।
सिया ने कहा तो सिस्टर ने भी सिर हिला दिया और अभिजीत का ब्लड पैथोलॉजी में पहुंचा दिया और सिया ने अपने कदम ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा दिए। हालांकि किसी अपने को इस हालत में देखकर डॉक्टर का भी दिल कमजोर पड़ जाएगा। विराट को उसे देखकर सिया की जान निकली जा रही थी। आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन सिया ने खुद को मजबूत बनाया और दिल खड़ा करके अपने आंसू पोंछकर हिम्मत से खड़ी हो गई। विराट के ऑपरेशन तक सब दम साधे बैठे रहे। वेदांत, भारती, अभिजीत और रितेश कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। ये वक्त बहुत भारी था। वेदांत को एक पल के लिए भी चैन नहीं था। सिया जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो सबके चेहरे उसे ही ताक रहे थे, जिस पर अब कुछ तसल्ली थी। भाई ठीक है? वेदांत ने उम्मीद से उससे पूछा तो उसने हाँ भी में सिर हिला दिया और बोली, हाँ, डॉक्टर्स ने उसे सक्सेसफुली ऑपरेट कर लिया है और अब घबराने की कोई बात नहीं। मैं मिल सकता हूँ? वेदांत ने पूछा तो सिया बोली, अभी तो बेहोश है, डॉक्टर्स भी बाहर आते ही होंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर्स की टीम भी बाहर आ गई और उन सबको आश्वस्त करते हुए निकल गई। सिया ने भी तसल्ली से सांस ली और आंखें मूंद कर बैठ गई। कॉफी? अचानक से उसने एक आवाज सुनी और आंखें खोली। सामने अभिजीत को देखकर वो समझ गई कि अब वक्त आ गया है कि सबके सामने सारी बातें साफ हो जाए। आई थिंक सबको जरूरत होगी। बोलते हुए सिया ने सबको देखा तो वेदांत बोला, मैं यही हूँ। विराट को होश में आने में टाइम लगेगा और तब तक वो सिक्योरिटी के साथ आईसीयू में रहेगा। सिया ने कहा तो वेदांत ने तसल्ली की और उठ खड़ा हुआ। कुछ देर के बाद सब हॉस्पिटल कैंटीन में कॉफी का कप लिए बैठे हुए थे। अभिजीत की निगाह सिया पर थी तो सिया बोली, पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि तुम विराट हो। जब हमारी माँ ने हमें मिलवाया था, लेकिन मुझे मालूम चला कि तुम दोनों अलग अलग इंसान हो। शुरू में अजीब लगा, डाउट भी हुआ, लेकिन तुम दोनों की अलग शख्सियत, अलग स्वभाव, अलग पसंद और अलग परिवेश के बाद मैं इस बात को भूलने लगी और ना ही कभी तुम दोनों के सामने इस बात का जिक्र किया। वैसे तुम्हें याद होगा, जब शनाई के लिए तुमने मुझे कॉल किया था, उस वक्त मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है, लेकिन तुमने बात को मजाक में उड़ा दिया। सिया ने कहा तो अभिजीत को ध्यान आया कि वास्तव में वो सिया की कही बातों को हंसी मजाक में टाल देता था। उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसके पूछने के पीछे कोई वजह भी हो सकती है। लेकिन तुम ये बात मुझे बता भी सकती थी। अभिजीत ने कहा तो सिया बोली, मैं तो बता देती, लेकिन क्या तुम विश्वास कर पाते? सब सिया का चेहरा देखने लगे, शायद वो सच कह रही थी। आज जिस हकीकत से वो सब रूबरू थे, यह हकीकत वो अपने मुंह से बताती तो भी विश्वास शायद ही कोई करता। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हूबहू एक ही शक्ल के दो इंसान हो और उनका आपस में कोई संबंध ना हो? हितेश ने हैरानी से पूछा तो सिया अभिजीत को देखते हुए बोली, मुझे कुछ वक्त दो, इस बात का जवाब मैं जल्दी ही तुम्हें दूंगी। इसलिए तुम मुझे उस दिन मार्केट में देखकर चौंके थे? अभिजीत ने वेदांत को देखते हुए पूछा तो वेदांत ने सिर हिलाया। अभिजीत ने सिर झटकते हुए कहा, इतनी देर से याद कर रहा था कि इस छोटी को कहाँ देखा है, अब जाकर याद आया। थोड़ी देर बाद पुलिस भी तफ्तीश के लिए वहां आई। विराट को होश में ना पाकर उन्होंने चश्मदीद लोगों से पूछताछ जारी रखी, जिनमें भारती थी। मैंने देखा कि विराट धीमी चाल से सड़क की ओर आ गया और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे अचानक से टक्कर मार दी। भारती ने कहा तो पुलिस बोली, क्या उस गाड़ी वालों को किसी ने पकड़ा नहीं, या फिर वो रुक कर उतरा नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो सीधे विराट को टक्कर मारते हुए उसी रफ्तार से आगे निकल गया। भारती ने कहा तो पुलिस में एक कांस्टेबल बोला, शायद नशे में होगा। इतनी सुबह? सिया ने आश्चर्य से कहा तो अभिजीत का दिमाग ठनका। उसके दिमाग में कुछ वाक्य घूमने लगे। तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, नशे में होगा, इतनी सुबह? क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी? पुलिस ने पूछा तो सिया बोली, नहीं, वो इतना सीधा है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती। ऊपर से हम तो इस शहर के भी नहीं है, बस काम से आए थे 2 दिन के लिए। वेदांत ने सिया की बातों में अपनी बात जोड़ी तो अभिजीत की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। फिर तो किसी रंजिश के तहत ये होने की संभावना नहीं है, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा और बोला। बाकी विराट जी के होश में आने के बाद उनके बयान से और साफ हो जाएगा। नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है। इतनी देर से खामोश बैठा अभिजीत बोल पड़ा और सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। आप ये कैसे कह सकते हैं?
पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा तो वो बोला, टक्कर मारने के बाद भी इंसान बिना रुके या बिना रफ्तार धीमी किए चला गया और सुबह वाकई में नशे में होने की इतनी संभावना नहीं है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर ये हमला किया है। इसकी फुटेज अभिजीत ने पूछा तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, होटल से मिल जाएगी। होटल के बाहर ही हुआ है हादसा, तो हमने एक नजर उसके सीसीटीवी में देखा है, लेकिन जल्दी ही हम वो फुटेज ले लेंगे। लेकिन कोई जानबूझकर विराट पर हमला क्यों करेगा जब उसकी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है? सिया ने पूछा तो अभिजीत बोला, विराट से नहीं है, लेकिन विराट के चेहरे से है। सब हैरानी से उसे देखने लगे और फिर सिया हैरानी से बोली, मतलब तुम? अभिजीत ने हामी में गर्दन हिलाई तो हितेश बोला, लेकिन तुझ पर हमला कौन करवाएगा? बोलते हुए वो खुद 2 मिनट रुका और फिर अभिजीत को देखते हुए बोला, संजीव चतुर्वेदी। मुझे पूरी उम्मीद है कि शनाई के हॉस्पिटल से सही सलामत कहीं चले जाने से वो मुझे ढूंढ रहा होगा और शायद इसी धोखे में। अभिजीत ने कहा ही था तो पुलिस इंस्पेक्टर बोला, आप वो फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजीव चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं? जी। हितेश ने हामी भरी तो पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, लेकिन वो आप पर क्यों हमला करवाएंगे? क्योंकि संजीव चतुर्वेदी का काला चिट्ठा और खुद शनाया को बाहर ढूंढकर लाने में जिसकी सबसे ज्यादा मेहनत है वो यही है। हितेश ने कहा तो पुलिस इंस्पेक्टर ने अभिजीत की ओर देखा और अभिजीत बोला, न्यूज रिपोर्टर अभिजीत। पुलिस वाला उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, बहुत बहादुरी का काम किया है आपने, सच में। न्यूज और मीडिया को निडर होकर ऐसे किसी बड़ी शख्सियत का पर्दाफाश करना बहुत हिम्मत का काम है। कुछ मैंने कर दिया है, कुछ आप कर दीजिए। अभिजीत ने कहा तो वो बोला, आप चिंता मत कीजिए, संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ 2 रिपोर्ट दर्ज हो ही चुकी है और अब ये मामला आसानी से निपटने वाला नहीं। संजीव चतुर्वेदी जनता की नजरों में आ चुका है, इसलिए अब उसका बचकर जाना आसान नहीं होगा। जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विराट के मामले में आप थोड़ी तेजी दिखाएं, जिससे हमें ये मालूम चल सके कि कहीं इस एक्सीडेंट के तार संजीव चतुर्वेदी से ना जुड़े हों। अभिजीत ने कहा, अगर जुड़े भी होंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजीव चतुर्वेदी खुद अपने खिलाफ सबूत जुटाने में जुट पड़ा है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा और बाकी सबके चेहरे पर कुछ तसल्ली भरे भाव आ गए। उनके जाते ही सब कुछ देर आराम से बैठ गए। तभी वहां वो सिस्टर आ गई और सिया को रिपोर्ट देते हुए अभिजीत को देखने लगी। सिया ने भी उसे उत्सुकता से खोला और जैसे जैसे वो उस कागज को पढ़ते गए वैसे वैसे उसकी आंखों में हैरानी के भाव भी बढ़ते गए। क्या है ये? अभिजीत ने पूछा तो सिया ने उसे कागज दे दिया। अभिजीत ने उसे पढ़ा तो उसके हाथ से वो कागज ही नीचे गिर गया और वो सदमे की हालत में बैठा रह गया। टेबल पर गिरे उस कागज को अब वेदांत भारती और हितेश ने देखा और उसे पढ़ते हुए हितेश आश्चर्य से बोला, ये कैसे मुमकिन है? डीएनए रिपोर्ट? आपका और भाई का डीएनए सेम है, मगर कैसे? बोलते हुए उसने हैरानी से अभिजीत को देखा, जबकि अभिजीत खुद बेसुध सा उस कागज के टुकड़े को बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे समझाएगा? वेदांत सिया की खामोशी पर चिढ़ चुका था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हितेश ने अभिजीत को देखते हुए कहा और भारती ने सिया को। अभिजीत खुद खोया हुआ था, वो भी धीमी आवाज में बोला, जिंदगी में पहली बार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। सिया ने कहा तो सभी उसकी ओर देखने लगे। मुझे तुम्हें और विराट को देखते ही पहले यही ख्याल आया था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ धुंधलाता चला गया, जबकि आज मैंने सिर्फ अपना आखिरी शक मिटाने के लिए ये किया था और नतीजा। बोलते हुए वो अभिजीत को देखने लगी। आप कहना क्या चाहती हैं सिया जी? वेदांत आप भी कुछ ना समझ पाने की खीज में पागल हो रहा था। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था अभिजीत? सिया ने पूछा तो अभिजीत कुछ पल उसे खामोशी से देखता रहा। प्लीज अभिजीत, सच्चाई को बाहर लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सिया ने उसे समझाया तो अभिजीत बोला, यहीं के सरकारी अस्पताल में? किस तारीख को? सिया ने पूछा तो उसने अपना आधार कार्ड निकाल कर सामने रख दिया। सिया उसकी मनोदशा समझ रही थी, लेकिन इस वक्त अभिजीत के साथ किसी भी तरह की सख्ती उसके विपरीत स्वभाव को उकसाने का काम कर सकती थी। वेदांत? अब सिया वेदांत की ओर मुड़ी।
विराट का जन्म कहाँ हुआ था और तारीख? जन्म की जगह तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ना पापा ने कभी जिक्र किया और ना ही भाई ने, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जन्म का दिन 25 जून। यह सुनकर सिया खुद से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? सब उसकी ओर देखने लगे तो वो बोली, तुम दोनों ही आइडेंटिकल ट्विंस हो, तो साल एक ही और जन्म की तारीख अलग अलग कैसे? बर्थ सर्टिफिकेट है विराट का? वेदांत से सिया ने पूछा तो वो बोला, हाँ शायद। तुम्हारे पास अभिजीत? सिया ने पूछा तो अभिजीत बोला, नहीं है शायद, बहुत पहले माँ ने कहा गुम हो गया। बोलते हुए उसके आखिरी के चंद शब्द लड़खड़ा गए। वह अपना विश्वास खोना नहीं चाहता था, मगर ऐसा कुछ हो रहा था। सिया उससे कुछ बोलती उससे पहले ही अभिजीत वहां से उठ खड़ा हुआ। अभिजीत। सिया ने उसे आवाज दी तो अभिजीत उसे हाथ दिखाते हुए बोला, बहुत हो गया फालतू का ड्रामा, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बोलते हुए वो तेजी से बाहर निकल गया। इधर सलोनी खोई हुई सी थी। जिंदगी जितनी अभिजीत की डांट और गालियों के साथ सुकून में थी, उतनी ही अब अरुण के आने से उलट सी गई थी। तभी अभिजीत की माँ उसके घर के बाहर आवाज लगाते हुए बोली, सलोनी, अरे ओ सलोनी, कहाँ चली गई लड़की? सलोनी उनकी आवाज सुनकर चौंक कर उठी तो मालती जी उसे देखते हुए बोली, भगवान, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मालती जी ने उसका उतरा हुआ चेहरा और सुस्त शरीर देखते हुए माथे पर हाथ लगाते हुए पूछा तो वो बोली, नहीं काकी, मैं ठीक हूँ। फिर ऐसे क्यों सुस्त है? मालती जी ने पूछा तो सलोनी जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, बस ऐसे ही। तुम बताओ कैसे आना हुआ? तुझसे कहने आई थी कि शाम को बाजार चलेंगे, मालती जी ने कहा तो सलोनी बोली, आज जरूरी काम है क्या काकी? उसका दिल कहीं जाने का नहीं था। अरे सबसे जरूरी काम था, मालती जी ने कहा तो सलोनी उनका मुंह ताकने लगी। वो हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी जान सी बहू के लिए साड़ी लेने जाना है। सलोनी सदमे की हालत में उन्हें कुछ पल देखती रही तो वो बोली, सगाई के लिए? अब मेरा जमाना तो गया, तू ही चलकर अपने लिए अच्छी सी साड़ी पसंद करना। सलोनी का दिल जोर से धड़कने लगा और वो बोली, काकी ये सब क्या सब? अरे साड़ी क्या पुरानी पहनेगी अपनी सगाई में? मालती जी ने हल्की सी डांट का जोर लगाकर कहा तो सलोनी बोली, काकी ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा। ले, पहले तो हर दिन तुझे होती थी, और अब जब अभिजीत ने हामी भर दी तो तू बोल रही है जल्दी है। मालती जी दोनों के बीच परेशान होने लगी थी। मैं काकी, तुमने अभिजीत से अच्छे से पूछा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारी जबरदस्ती में हाँ की है? सलोनी ने अपने मन का शक जाहिर किया तो वो मुस्कुराकर बोली, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। उल्टा खुद अभिजीत ने ही मुझसे कहा कि वो तुझसे शादी करना चाहता है। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था, क्योंकि उस दिन खुद अभिजीत ने आकर भी उससे यही बात कही थी। काकी, सलोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अच्छा, आज तेरा मन अच्छा नहीं है तो कल चलेंगे। उनकी बात सुनने के बाद सलोनी ने हल्का सा सिर हिला दिया। कम से कम और कुछ ना सही, लेकिन उसे एक दिन की मोहलत तो मिल गई। वो मालती जी को छोड़ने बाहर तक आई तो मालती जी अपने घर की चौखट देखते हुए बोली, अब जल्दी से इस घर में आकर इसे रौनक से भर देना, और मेरे अभिजीत की जिंदगी भी। जिंदगी भर बस काम और मेरे पीछे पागल रहा है वो। अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जिए। सलोनी उन्हें देखने लगी तो वो बोली, ये सब तेरे प्यार के कारण हुआ सलोनी। सच्ची तेरे प्यार में इतनी ताकत थी कि मेरे अभिजीत के पत्थर दिल को भी तूने प्यार से मोम बना दिया। अब बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों को सदा सुखी रखे। काकी, सलोनी की आंखों में भी नमी आ गई और मालती जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, धत पगली, ऐसे मौके पर भी कोई रोता है भला? अब तो हमेशा बस खुश रहा कर और मुस्कुराया कर। वो लोग बातें करते 2 कदम और आगे आए तो अपनी गाड़ी के लिए खड़े अरुण को देखकर सलोनी के कदम छिटक गए। चली काकी? अरुण ने सलोनी को देखते हुए मालती जी से पूछा तो वो बोली, नहीं रे, आज इसकी तबीयत अच्छी नहीं है, कल देखते हैं। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, अरुण बोला तो मालती जी बोली, कल तो अभिजीत की भी छुट्टी है, तू रहने देना, कल अभिजीत ही साथ में चल चलेगा। आखिर पसंद से तो उसी के कपड़े ले गई है। अरुण ने एक नजर सलोनी को देखा और फिर मालती जी को देखकर जबरदस्ती एक मुस्कान दी। उस मुस्कान के पीछे का दर्द सलोनी देख पा रही थी। मालती जी उसे धन्यवाद देकर घर में चली गई और अरुण बिना कुछ बोले आगे चला गया।
सलोनी से उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई और वह उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ी। कुछ दूरी पर अरुण ने गाड़ी के शीशे में पीछे भागती हुई सलोनी को देखा तो तुरंत ही ब्रेक मारा। सलोनी हाँफते हुए उसकी तरफ आ गई तो अरुण बोला, घर जा। नहीं, पहले तुमसे कुछ बात करनी है, सलोनी हाँफते हुए बोली तो अरुण कुछ नहीं कह सका। कुछ पल उसे खामोशी से देखने के बाद बोला, बैठ। सलोनी भी बिना किसी सवाल के दूसरी ओर आकर बैठ गई और अरुण ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों बीच के किनारे गीली रेत पर बैठे थे। बहुत कुछ चल रहा था दोनों के मन में, लेकिन बाहर से दोनों ही शांत थे। काफी देर की खामोशी के बाद सलोनी बोली, तुम्हें कुछ नहीं कहना मुझसे? अरुण ने एक नजर उसे देखा और फिर नजरें फेरते हुए बोला, नहीं। सलोनी के दिल में उसकी बात सुनकर चुभन हुई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे गाली देने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा? अरुण व्यंग से मुस्कुराया और बोला, ऐसा कभी नहीं कर सकता मैं। अचानक से अभिजीत और काकी बोलते हुए सलोनी खामोश हो गई। शायद उसका गला भर आया। अरुण ने उसे देखा और उसकी नम आंखें देखकर बोला, तू क्या चाहती है? पता नहीं, सलोनी सामने पानी की लहरों को आते जाते देखते हुए बोली और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। एक बात सच सच बताएगी? अरुण ने पूछा तो सलोनी उसे देखने लगी। अगर वो सब नहीं होता तो क्या आज भी तेरा यही जवाब होता? अरुण ने आहिस्ता से मगर बड़े धैर्य से पूछा। वो ही जानता था कि ये सवाल पूछने के लिए उसने कितनी हिम्मत जुटाई थी। बदले में सलोनी ने उसे देखा और लगातार आंसुओं की बूंदों ने पहले की धारा में मिश्रित होकर अपना बहाव तेज कर लिया। अरुण के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। उसने हाथ बढ़ाकर आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। निश्चित होकर घर जा और सगाई की तैयारी कर, मैं नहीं आऊंगा बीच में। अरुण ने बहुत दर्द के साथ कहा तो सलोनी उसे हैरानी से देखने लगी। भूल जा सब कुछ, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था सलोनी की आश्चर्य की सीमा बढ़ती जा रही थी। वैसे भी मेरी गलती है, मैंने ही अपनी सीमा पार। अरुण ने जैसे ही कहा सलोनी ने अपनी नाजुक उंगलियां उसके होंठों पर रख दी। मैं बराबर शामिल थी, कभी इस बात का मलाल अपने दिल में मत रखना। तुमने कोई जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ। हम दोनों ही बहके थे और हम दोनों की ही गलती थी। सलोनी का स्पर्श एक बार फिर उसमें एक तरंग सी पैदा करने लगा, लेकिन उसने झटके से उसका हाथ हटाया और बोला, सही कहती है काकी, तेरा प्यार सच्चा था सलोनी, इसलिए अभिजीत तुझे मिल गया। शायद मेरे प्यार में ही कमी रह गई। ऐसा मत बोलो। सलोनी टूटने लगी थी। खुद को संभालते हुए वो बोली, जिंदगी में कभी ये मोड़ भी आएगा ये नहीं सोचा था मैंने, लेकिन आज आया तो एहसास हुआ कि तेरा दिल बहुत बड़ा है। अरुण बोला, सब कुछ छोड़ और ये बता सगाई के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? अरुण ने जब कहा तो सलोनी आश्चर्य से उसे देखने लगी। जाने कैसा दिल था उसका, या जाने कैसे खुद को इतना मजबूत कर लिया था उसने, जो अपने मुंह से उसकी सगाई की साड़ी का पूछ रहा था। क्यों पूछ रहे हो? सलोनी ने पूछा तो वो बोला, लाल रंग बहुत खिलता है तुझ पर, वही पहनना। लाल रंग खिलना साड़ी? यह सब सुनते ही सलोनी को एक झटका सा लगा और वो एक टक अरुण को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही है? मैं ऐसे भी तारीफ के मामले में बड़ा कंजूस? उसकी अधूरी बात पर अपनी बात रखते हुए सलोनी हैरानी से बोली, उस दिन वो लाल साड़ी तुमने ही दी थी ना? अरुण के होंठ भी सिल गए और सलोनी हैरानी से आंखें फैलाते हुए बोली, मैं कैसे नहीं समझी? वो साड़ी अगर पहनेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरुण ने बदले में शांति से कहा तो सलोनी उसे देखते हुए बोली, कैसा दिल है तुम्हारा? अरुण बोला, बस अब ये सब छोड़, खुश रहेगी अभिजीत के साथ। देखा आज मैंने, काकी कितना लाड करती है। कम से कम तुझे जीवन भर की खुशियां तो मिलेगी अभिजीत के घर। मेरे घर क्या मिलता तुझे? शादी के बाद आरती करने वाला भी कोई नहीं है। बोलते हुए वो व्यंग से हंस रहा था और उसका दर्द हाथ पर सलोनी को महसूस हो रहा था। सलोनी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो अरुण ने नजर भर कर उसे देखा। सलोनी बोली, तुम्हारी जिंदगी में हर खुशी आएगी अरुण, देखना। अरुण मुस्कुरा कर उठ गया और बोला, चल, सार्थक भी परेशान होगा, अब देर बिल्कुल नहीं करने वाला मैं। सलोनी भी उठ खड़ी हुई और धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। अरुण ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, मेरी हर खुशी बस तुझसे ही है। इधर अभिजीत घर आया और आते ही पुराने डॉक्यूमेंट्स छानने बैठ गया। मालती जी उसे आया देखकर बोली, अरे
आज तो आते ही सीधा बिना कुछ बोले कमरे में, शादी तो होने थे, तू तो शादी से पहले ही मुझे अनदेखा करने लगा। अभिजीत बिना कोई जवाब दिए अब भी पुराने कागज देख रहा था। क्या हुआ? कहाँ खो गया है जो ऐसे बेचैनी से ढूंढ रहा है? मालती जी ने उससे कोई जवाब न पाकर पूछा तो अभिजीत बिना उन्हें देखे बोला, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। मालती जी का दिल धक से रह गया और वो घबराते हुए बोली, बर्थ सर्टिफिकेट? बताया था ना गुम हो गया है। गुम हो गया तो बाहर तो नहीं जाएगा, होगा ना यहीं कहीं। अभिजीत ने फिर से उनमें ढूंढना जारी रखा तो मालती जी घबराकर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसके पास आई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कुछ कुछ हुआ है क्या अभिजीत? वही वाला सरकारी अस्पताल था ना? अभिजीत ने उल्टे मुंह से सवाल कर लिया तो मालती जी और घबरा गई। बोलो ना माँ। अभिजीत ने जवाब ना पाकर बौखलाहट में पूछा तो मालती जी ने घबरा कर हामी में गर्दन हिलाई। अभिजीत सब कुछ छोड़कर बाहर निकलने को हुआ तो मालती जी दौड़ते हुए उसके पीछे आई और बोली, कहाँ जा रहा है? डुप्लीकेट तो दे ही देंगे रिकॉर्ड से निकाल कर। अभिजीत बाइक की चाबी लगाते हुए बोला और तेजी से बाइक दौड़ा दी और मालती जी चौखट पर ही बैठ गई। उनकी आंखों से लगातार आंसू की धारा बहने लगी थी। आगे क्या होगा? क्या अभिजीत अपने जन्म का सच जान पाएगा? क्या विराट सिंह से नफरत करने लगेगा? क्या यशवंत जी अभिजीत को देख पाएंगे? मालती जी अभिजीत से क्या छुपा रही हैं? कौन कौन से राज आगे खुलने वाले हैं, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। बाय बाय।